इमेजिन करो, पुराने टाइम में लोग जंगल गए और बोले ये उड़ता है मतलब बर्ड, ये तैरता है यानी फिश, ये काट लेता है मतलब डेंजरस, इससे दूर रहो। बस इसी लेवल की क्लासिफिकेशन चल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सब साइंटिफिक बेसिस पर नहीं था। लोग सिर्फ इंस्टिंक्ट से ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर रहे थे। सो व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन? आखिर हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? सोचो, अगर अर्थ पे लाखों नहीं करोड़ों ऑफ ऑर्गेनिज्म को बिना क्लासिफिकेशन के पढ़ना पड़े तो बायोलॉजी कम नेटफ्लिक्स की एनलेस सीरीज ज़्यादा लगने लगेगी। इसलिए क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस है ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना, उन्हें समझना और उनकी ह्यूज डाइवर्सिटी को ईजिली स्टडी करना। अब एंट्री होती है बायोलॉजी के ओजी साइंटिस्ट यानी कि अरिस्टोटल साहब की। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन को साइंटिफिक डायरेक्शन देने की कोशिश की। अरिस्टोटल ने प्लांट्स को उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर क्लासिफाई किया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब बाहरी कैरेक्टर, बाहर के कैरेक्टर्स को देख के क्लासिफाई किया। जो बड़े वाले थे उनको ट्रीज बोल दिया, जो थोड़े मीडियम प्लांट्स थे उनको शर्ब्स बोल दिया, और जो छोटे वाले थे उनको हर्ब्स बोल दिया। मतलब उस टाइम का फॉर्मूला था जितना लंबा उतना अलग ग्रुप। फिर है एनिमल। एनिमल के साथ तो और भी इंटरेस्टिंग काम किया। उन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप्स में बांट दिया, रेड ब्लडेड यानी कि इनीमा जिनके पास रेड ब्लड है, और विदाउट रेड ब्लडेड यानी कि एनाइमा जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। उस टाइम उन्हें लगता था कि ये अच्छा क्लासिफिकेशन है। फिर आए लीनियस साहब और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द फेमस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि सिर्फ दो किंगडम, एक किंगडम प्लांटे और एक किंगडम एनिमेलिया। उस टाइम जितने भी ऑर्गेनिज्म थे सबको इन दोनों किंगडम्स में फिट कर दिया गया। लेकिन साइंस में प्रॉब्लम तो आनी ही थी। साइंटिस्ट ने देखा, अरे भाई ये बैक्टीरिया को कहाँ रखें, फंजाई प्लांट्स भी नहीं है, एनिमल्स भी नहीं है, इसे कहाँ रखें? तो अब करें तो करें क्या? टू किंगडम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसमें कुछ मेजर लिमिटेशंस थी। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर के बीच में भी डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा था। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि फंजाई, उनको भी प्रॉपरली सेपरेट नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से ये सिस्टम जो था वो इनएडिक्वेट माना गया। फिर अब साइंटिस्ट ने सोचा सिर्फ शेप देकर क्लासिफिकेशन नहीं चलेगा, अब हमें और चीज़ें भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो इसमें और चीज़ें इंक्लूड की गई, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और इसी वजह से क्लासिफिकेशन सिस्टम टाइम के साथ इम्प्रूव होता गया। बस इतना याद रखो, अरिस्टोटल ने बिगनिंग की, लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम दिया, लेकिन लिमिटेशंस की वजह से क्लासिफिकेशन सिस्टम को बार बार अपडेट करना पड़ा। बाद में साइंटिस्ट ने और डिस्कवरीज की और हमें थ्री डोमेन सिस्टम मिला। ठीक है, मोनेरा को डिवाइड करके दो डोमेन्स बनाए गए, बैक्टीरिया और आर्के, और तीसरा डोमेन था यूकैरिया। ये कंसेप्ट वैसे हायर क्लासेस का है तो हम वहीं डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर 1969 में आर.एच. विटेकर साहब आए और उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये क्लासिफिकेशन सिर्फ अपीयरेंस पर नहीं था, मतलब सिर्फ बाहर के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर नहीं था, बल्कि सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स पर बेस था। यानी कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई और इसी बेसिस पर बना 5 किंगडम, यानी कि इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया, यानी कि फाइनली सबको अपना अपना घर मिल गया। अब एग्ज़ाम का सबसे फेवरेट पार्ट है टेबल। अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम बात करते हैं सेल टाइप की, तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया ये सब भी यूकैरियोटिक हैं। सेल वॉल की बात करूँ तो नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है मोनेरा की। अगर प्रोटिस्टा की है तो प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ में नहीं होती है। फंजाई की बात करूँ तो फंजाई के पास काइटिन की सेल वॉल होती है, प्लांटे के पास सेलुलोज की होती है और एनिमिलिया के पास सेल वॉल नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करूँ तो मोनेरा के पास नहीं होती है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया के पास प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो मोनेरा के पास सेलुलर बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रोटिस्टा के पास भी सेलुलर बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फंजाई के पास जो है वो मल्टी सेलुलर है और इसमें कुछ लूज टिश्यू हमें देखने मिलते हैं, प्लांटे के पास टिश्यू है, ऑर्गन है, एनिमिलिया के पास टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूँ तो मोनेरा जो है वो ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों है। प्रोटिस्टा की बात करूँ तो ये ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक है और हेटेरोट्रॉफिक है। फंजाई की बात करूँ तो ये सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक होती है, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करने वाली, और पैरासिटिक यानी कि किसी के ऊपर फीड करने वाली। प्लांटे की बात करूँ तो ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक। एनिमिलिया की बात करूँ तो हेटेरोट्रॉफिक, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। होलोजोइक यानी कि इंजेशन, खाने को इंजेस्ट करने वाले।
ये टेबल एनसीईआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद करना है। अब पहले क्या था, पहले जो क्लासिफिकेशन थी, अर्लियर क्लासिफिकेशन, उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, इन सबको एक ही कैटेगरी में रख दिया गया था। लेकिन बाद में जब पता चला कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की होती है, जबकि प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की होती है, प्रोकैरियोट्स को भी कम्प्लीटली डिफरेंट निकले, इसलिए मोनेरा और प्रोटिस्टा अलग अलग किंगडम्स बने और फंजाई का भी एक सेपरेट किंगडम मिल गया। बस याद रखो, साइंस कभी स्टैटिक नहीं होती, जैसे जैसे नई डिस्कवरीज होती हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव होता रहता है, और इसी वजह से आज हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को यूज़ करते हैं। तो अब हम मोनेरा की दुनिया में एंट्री करेंगे, जहाँ पर सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म सबसे बड़े कंसेप्ट सिखा देते हैं। सोचो, इतने छोटे ऑर्गेनिज्म कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, लेकिन अर्थ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं की है। वेलकम टू किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया की दुनिया। तो किंगडम मोनेरा का जो सोल मेंबर है वो है बैक्टीरिया, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये सबसे अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और लगभग हर जगह मिलते हैं। सॉइल हो, वाटर, एयर, हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो और डीप ओशंस तक। मतलब बैक्टीरिया बोलते हैं, लोकेशन डजंट मैटर, हर जगह अवेलेबल हैं हम। कई बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर पैरासाइट्स के रूप में भी रहते हैं। शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया 4 टाइप्स के होते हैं, कोकस यानी कि स्फेरिकल, बेसिलस यानी कि रोड शेप, विब्रियो यानी कि कोमा शेप, और स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल शेप, बिल्कुल इमोजीज की तरह, हर शेप का अपना स्टाइल। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के फूड की। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सनलाइट यूज़ करते हैं, जबकि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया केमिकल एनर्जी से फूड बनाते हैं। दूसरी तरफ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना ही नहीं सकते, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स ही होते हैं। अब मिलते हैं बैक्टीरिया के सर्वाइवल एक्सपर्ट से, यानी कि आर्के बैक्टीरिया, जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, जहां नॉर्मल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाते। हॉट स्प्रिंग्स में जैसे कि थर्मोएसिडोफिल्स, सॉल्टी लेक्स में जैसे कि हेलोफिल्स, और मार्शी एरियाज में जैसे कि मिथेनोजेंस। ये बैक्टीरिया बोलते हैं जहाँ सब हार मान जाते हैं वहाँ हम पार्टी करते हैं गाइस। ये मिथेनोजेंस भी होते हैं क्योंकि ये काउज और बफेलोज के गट में भी पाए जाते हैं। ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसे बायोगैस के रूप में यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर बायोगैस का नाम सुनो तो बैक्टीरिया को थैंक यू बोल देना। अगर बैक्टीरियाज का एवेंजर्स टीम होता ना तो उसका लीडर होता यू बैक्टीरिया। ये है असली ट्रू बैक्टीरिया। चलिए मिलते हैं इन माइक्रोस्कोपिक सुपरस्टार से। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिजिड सेल वॉल, और अगर ये मोटाइल हो तो मूवमेंट के लिए फ्लैजुलम भी होता है। मतलब बॉडी छोटी है लेकिन फीचर्स फुल लोडेड है गाइस। अब मिलते हैं साइनोबैक्टीरिया से, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इनमें क्लोरोफिल ए होता है और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकते हैं, और मरीन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल हर जगह मिल जाते हैं। इनके लिए लोकेशन का कोई इशू ही नहीं है। साइनोबैक्टीरिया की जो कॉलोनीज़ हैं वो जिलेटिनस शीट से सराउंडेड होती हैं। कभी कभी पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ये इतनी ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं कि वाटर ग्रीन दिखने लगता है, और इस फिनोमेना को ब्लूम कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखो, नोस्टॉक और एनाबेना। अब आता है इनका सुपर पावर। कुछ साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को स्पेशलाइज सेल्स यानी कि हेट्रोसिस्ट की हेल्प से फिक्स करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हवा का नाइट्रोजन पकड़कर प्लांट्स के काम का बना देना। प्लांट्स भी खुश और फार्मर्स भी खुश। अब हर बैक्टीरिया सनलाइट से फूड नहीं बनाता। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया जैसे इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करते हैं। इसी एनर्जी का यूज़ एटीपी बनाने में होता है। ये नेचर के साइलेंट एनर्जी इंजीनियर्स हैं। अब बात करते हैं नेचर के वर्कर्स की, यानी कि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। कर्ड, चीज़ और बर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक्स बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और लिज्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। मतलब बिना सैलरी के इतना काम, बैक्टीरिया डिजर्व अ प्रमोशन। लेकिन हर बैक्टीरिया हीरो नहीं होता। कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया डिजीज़ भी कॉज करते हैं, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस और प्लांट्स में सिट्रस कैंकर। इसलिए बैक्टीरिया को देखकर सिर्फ स्माइल मत करना। अब मिलते हैं बैक्टीरिया के मिनिमलिस्ट वर्जन से, यानी कि माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटे लिविंग सेल्स होते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होती, ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं, और कई स्पीशीज पैथोजेनिक भी होती है। ये बोलते हैं लेस स्ट्रक्चर मोर सर्वाइवल।
अब इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया मेनली बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, एक सेल, दो सेल, फिर चार और देखते ही देखते पूरी कॉलोनी। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स भी बना लेते हैं और डीएनए ट्रांसफ़र भी करते हैं, जो प्रिमिटिव टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानी जाती है, जिसे बेसिकली कंजुगेशन भी बोलते हैं। तो याद रखो, यू बैक्टीरिया ही ट्रू बैक्टीरिया है। कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ कीमोसिंथेसिस, कुछ नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, कुछ हमारे बेस्ट फ्रेंड है और कुछ डेंजरस पैथोजेंस। यही डाइवर्सिटी यू बैक्टीरिया को, बायोलॉजी को सबसे इंटरेस्टिंग किंगडम बनाती है। तो अब हम बात कर रहे हैं ऐसे किंगडम की जो कि ना तो प्लांट है, ना एनिमल है और ना ही फंजाई है। तो फिर ये है कौन? तो हम बात कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, बायोलॉजी के सबसे कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग किंगडम। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिंगल सेल यूकेरियोट्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस किंगडम की बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइन नहीं है। एक साइंटिस्ट जिस ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्ट बोले, दूसरा उसे प्लांट भी बोल सकता है। मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस चल रही है। प्रोटिस्टा मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। ये प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। क्योंकि ये यूकेरियोट है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। कई प्रोटिस्ट के पास मूवमेंट के लिए सीलिया या फ्लैजेला भी होते हैं और रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सबसे पहले मिलते हैं क्राइसोफाइट से। इस ग्रुप में डायएटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं। ये फ्रेश वाटर और मरीन दोनों इन्वायरमेंट्स में मिलते हैं और प्लैंकटन का इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इनमें से ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायएटम्स की जो सेल वॉल है वो सिलिका की बनी होती है और दो ओवरलैपिंग शेल की तरह होती है, बिल्कुल सोप बॉक्स जैसी। ये वॉल्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ईजिली डिस्ट्रॉय नहीं होती। मरने के बाद इनकी वॉल्स जमा होकर डायएटमेशियस अर्थ बनाती हैं और इसी का यूज़ पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन और ऑयल्स और सिरप्स की प्योरीफिकेशंस में होता है। मतलब मरने के बाद भी सोसाइटी की सर्विस करते रहते हैं। डाइनोफ्लैजेलेट्स। अब एंट्री होती है डाइनोफ्लैजेलेट्स की। ये मोस्टली मरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। पिगमेंट्स की वजह से येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड कलर के दिख सकते हैं। इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं। कुछ रेड डाइनोफ्लैजेलेट जैसे कि गोनियोलेक्स बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है तब सी का कलर रेड दिखने लगता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं रेड टाइड और ये टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं फिशेस जैसे मरीन एनिमल्स को मारने के लिए। अब मिलते हैं बायोलॉजी के डबल रोल चैंपियन से, यानी कि यूग्लेनॉइड्स। ये मोस्टली फ्रेश वाटर के स्टेग्नेंट वाटर में मिलते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इसकी जगह प्रोटीन रिच पेलिकल होती है जो कि इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इनके दो फ्लैजेला होते हैं, एक छोटा और एक लंबा। यूग्लिना का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इसका डुअल नेचर। सनलाइट हो तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफ बन जाते हैं, और अगर सनलाइट ना हो तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर हेटरोट्रॉफ बन जाते हैं। ये बायोलॉजी का असली मूड स्विंग चैंपियन है। अब बात करते हैं स्लिम मोल्स की। ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं और डिकेइंग लीव्स और ट्विग्स पर रहते हैं। सुटेबल कंडीशन में ये मिलकर एक स्लिमी मास बनाते हैं जिस प्लाज्मोडियम कहते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाकर स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। इनके स्पोर्स की वॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं और हवा के थ्रू स्प्रेड होते हैं। मतलब सर्वाइवल स्किल्स में ये एक्सपर्ट हैं। अब आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा का लास्ट ग्रुप, यानी कि प्रोटोजोन्स। ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं और प्रीडेटर्स या पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं। इन्हें एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स माना जाता है। प्रोटोजोन्स के 4 मेजर ग्रुप्स हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन जो कि सूडोपोडिया से मूव करते हैं, एग्जाम्पल अमीबा। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन जो कि फ्लैजेला की हेल्प से मूव करते हैं, एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा। सिलिएटेड प्रोटोजोन जो कि हज़ारों सीलिया से मूवमेंट करते हैं, एग्जाम्पल पैरामीजियम। और स्पोरोजोन्स जो कि स्पोर लाइक स्टेज होती है और डिजीज़ जैसे मलेरिया कोज करते हैं, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। तो याद रखो, किंगडम प्रोटिस्टा में सारे सिंगल सेल यूकेरियोट्स आते हैं। इनमें क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लिम मोल्स और प्रोटोजोन शामिल हैं। ये किंगडम प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के बीच एक इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी लिंक है और इसी के लिए प्रोटिस्टा बायोलॉजी का सबसे यूनिक किंगडम में से एक माना जाता है। पिज़्ज़ा पर मशरूम देखते ही सब खुश हो जाते हैं, लेकिन वही फंजाई अगर ब्रेड पर आ जाए तो सब चिल्लाने लगते हैं। आज मिलते हैं किंगडम फंजाई से, नेचर के असली रिसाइकलर्स। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फंजाई हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये अपना फूड खुद नहीं बनाते और मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में बहुत डाइवर्सिटी दिखाते हैं। मतलब फंजाई भी लाइक हम हर स्टाइल में मिलते हैं। सब फंजाई बुरे नहीं होते। ईस्ट, ब्रेड,
बियर और वाइन बनाने में हेल्प करता है। पेनिसिलम से एंटीबायोटिक मिलती है। लेकिन कुछ फंजाई जैसे रस्ट और स्मट प्लांट और एनिमल्स में डिजीज़ भी कॉज करते हैं। तो फंजाई कभी फ्रेंड तो कभी विलन। अब शुरू करते हैं फंजाई की क्लासेस। सबसे पहले है फाइकोमाइसिटीज़। ये एक्वाटिक हैबिटाट्स और मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस में मिलते हैं। इनका माइसीलियम एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है, यानी सेप्टा नहीं होते, और एक ही हाइफा में बहुत सारी न्यूक्लियाई होते हैं। अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर्स या एप्लानोस्पोर से होती है। ज़ूस्पोर जो कि मोटाइल होते हैं, जबकि एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जाइगोस्पोर बनते हैं। एग्जाम्पल याद रखो, म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। राइजोपस वही फंगस है जो ब्रेड को फ्री में डेकोरेशन दे देता है। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज़, जिन्हें सैक फंजाई भी कहते हैं। ये मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं और इनका माइसीलियम सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर से होती है, जो एस्की नाम के सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं। एग्जाम्पल है ईस्ट और पेनिसिलम। ईस्ट फर्मेंटेशन का किंग है और पेनिसिलम मेडिसिन इंडस्ट्री का सुपरस्टार। अब आते हैं मशरूम वाले ग्रुप यानी कि बेसिडियोमाइसिटीज़ पर। ये मोस्टली मल्टीसेलुलर और टेरेस्ट्रल होते हैं। इनका माइसीलियम सेप्टेट होता है और क्लैंप कनेक्शन प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स यानी बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम नाम का क्लब शेप स्ट्रक्चर पर एक्सटर्नली बनते हैं। एग्जाम्पल अगैरिकस यानी मशरूम और पक्सिनिया जो वीट रस्ट डिजीज़ कॉज करता है। याद रखना, हर मशरूम खाने लायक नहीं होता, कुछ पॉइजनस भी होते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका सेक्सुअल स्टेज अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। इनमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू देखी गई है। एग्जाम्पल ऑल्टरनेरिया, कोलेक्ट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। अब एक क्विक सा रिविजन लेते हैं। फाइकोमाइसिटीज़ जो कि एसेप्टेट माइसीलियम, ज़ूस्पोर और जाइगोस्पोर्स यहाँ पर होते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ सेप्टेट माइसीलियम होता है, कोनिडिया और एस्कोस्पोर्स होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ सेप्टेट माइसीलियम और बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ सिर्फ कोनिडिया, सेक्सुअल स्टेज अननोन होती है। ये कंपैरिजन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखो, फंजाई हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, फूड और मेडिसिन बनाते हैं, कुछ डिजीज़ भी कॉज करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये नेचर के रिसाइकलर्स हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट में वापस भेजते हैं। तो किंगडम फंजाई ने हमें सिखा दिया कि हर फंगस सिर्फ ब्रेड खराब करने नहीं आता, कुछ पिज़्ज़ा को टेस्टी बनाते हैं, कुछ लाइफ सेविंग मेडिसिन देते हैं और कुछ पूरी नेचर की सफाई करते हैं। एक तरफ है प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरी तरफ एनिमल्स जो रेडीमेड फूड के बिना सर्वाइव ही नहीं करते, और लास्ट में आएंगे वायरसेस जो खुद कुछ नहीं करते, बस दूसरों के भरोसे रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किंगडम प्लांटे में सभी यूकेरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक से अपना खाना खुद बनाते हैं। मतलब प्लांट्स भी लाइक सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ बॉस। लेकिन हर प्लांट इतना सीधा नहीं होता। कुछ पार्शियली हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लेडोवर्थ जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करके न्यूट्रिएंट लेते हैं। और कैस्केडा ये पैरासाइट है जो दूसरे प्लांट्स का खाना चुरा लेता है, बिल्कुल फ्री लोडर रिलेटिव्स की तरह। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसी वजह से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होता है, और सेल वॉल मेनली सेलुलोज की बनी होती है जो सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है। किंगडम प्लांट्स के लाइफ में दो फेजेस ऑल्टरनेट होते हैं, स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉयड और गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉयड। इसी प्रोसेस को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। एक जनरेशन जाती है, दूसरी आ जाती है, फुल फैमिली बिजनेस। अब चलते हैं किंगडम एनिमेलिया की तरफ। ये हेटरोट्रॉफिक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। खाना खुद बनाना इनके सिलेबस में ही नहीं है। एनिमल्स होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, यानी फूड को इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। फूड रिजर्व ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। एनिमल्स के पास सेंसरी ऑर्गन्स, लोकोमोशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। इनके ऑर्गन सिस्टम भी वेल डेवलप होते हैं, इसी वजह से ये एनवायरनमेंट का फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं। एनिमल्स डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं। एडल्ट होने के बाद इनकी शेप और साइज़ फिक्स हो जाती है। रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल के कॉपुलेशन से होता है और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है। अब बायोलॉजी के सबसे फेमस फ्री लोडर्स यानी कि वायरसेस। वायरस सेल से मिलकर नहीं बने होते। होस्ट के बाहर ये इनर्ट और क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं, लेकिन होस्ट सेल के अंदर आते ही एक्टिव हो जाते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब बाहर स्लीपिंग मोड, अंदर बीस्ट मोड।
वायरसेस की डिस्कवरी डीजे इवानोवस्की ने टोबैको मोज़ेक वायरस पर काम करते हुए की। बाद में बेजरनिक ने इसे कंटैगियम वाइवम फ्लूइडम कहा और स्टैनले ने प्रूव किया कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है। वायरसेस प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया तीनों को इन्फेक्ट कर सकता है। प्लांट्स में मोज़ेक डिजीज़, एनिमल्स में रेबीज़, फ्लू और एड्स, और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को बैक्टीरियोफाज कहते हैं। वायरसेस से भी छोटा कुछ होता है क्या? हाँ, वायरॉइड्स। इनकी डिस्कवरी टियोडाइनर ने की। ये सिर्फ फ्री आरएनए से बना होता है, प्रोटीन कोड भी नहीं होता यहाँ पर, और मेनली प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। मतलब मिनिमम पैकेजिंग लेकिन मैक्सिमम ट्रबल। अब मिलते हैं नेचर की बेस्ट पार्टनरशिप से, यानी कि लाइकन। ये एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं। एल्गल पार्टनर को फाइकोबायोंट कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है, और फंगल पार्टनर माइकोबायोंट शेल्टर और वाटर प्रोवाइड करता है। परफेक्ट टीम वर्क। लाइकन एयर पोल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं। ये पोल्यूटेड एरियाज़ में ग्रो नहीं करते। जहाँ लाइकन मिल जाए समझ लो हवा काफ़ी क्लीन है। तो एक क्विक रिकैप लेते हैं। प्लांट मोस्टली ऑटोट्रॉफिक, सेलुलोज सेल और सेलुलोज की सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। एनिमेलिया हेटरोट्रॉफिक, मल्टी सेलुलर और सेल वॉल एब्सेंट। वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट, होस्ट के बिना इनएक्टिव। वायरॉइड्स सिर्फ आरएनए, प्रोटीन कॉड एब्सेंट। लाइकन, एल्गी और फंजाई की परफेक्ट पार्टनरशिप। और इसी के साथ कंप्लीट हुआ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। अब एनसीईआरटी भी रिवाइज हो गई और होपफुली बोरिंग चैप्टर भी इंटरेस्टिंग लगने लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।